हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज का हमारा टॉपिक है सुर्खियों में रहे अन्य विमान या हेलीकॉप्टर्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी विशेषताएं। तो फर्स्ट है अपाचे AH-64E। तो ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। यह एक पूर्णतः एकीकृत हथियार प्रणाली है। यह हेलफायर मिसाइलों, रॉकेटों और जो चैन गन है इससे युक्त है। इसमें उन्नत सेंसर, रडार और नाइट विजन क्षमताएं हैं। सेकंड है LCA Mark 1A। तो LCA तेजस का उन्नत संस्करण है। LCA तेजस एक 4.5 पीढ़ी का विमान है। यह प्रत्येक मौसम में काम करने वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। यह आक्रामक हवाई सहायता, नजदीकी युद्ध, जमीनी हमले और समुद्री संचालन में सक्षम है। AESA रडार चेतावनी और आत्म सुरक्षा जैमिंग है। इससे युक्त इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW सूट, डिजिटल मैप जनरेटर DMG आदि से सुसज्जित है। नेक्स्ट है राफेल मरीन एम। विनिर्माता की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डिसॉल्ट एविएशन है। बहुभूमिकाएं क्षमताएं, तो इसका तात्पर्य यह है कि यह सभी लड़ाकू विमान मिशनों को पूरा करने में सक्षम है, जैसे कि वायु रक्षा, हमले, टोही, परमाणु निवारण आदि। पीढ़ी की बात करें तो ये 4.5 पीढ़ी, जिसकी अधिकतम गति 1.8 मैक है। अन्य मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो रडार के लिए निम्न दृश्यता, सुपर क्रूज करने की क्षमता तथा सभी गति पर अत्यधिक गतिशीलता, मैन्यूवरेबिलिटी। ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के लिए होंगे। इन्हें देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जहाज। तो इसमें फर्स्ट है INS अर्नाला। इसका ये जो नाम है ये महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले है, इसके नाम पर रखा गया है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट SWC है। डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन द्वारा ये संचालित होने वाला सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है। सेकंड INS निस्तार। तो ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है। अत्याधुनिक ड्राइविंग उपकरणों से सुसज्जित, जो 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में सैचुरेशन डाइविंग करने में सक्षम है। यह डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल DSRV के लिए मदरशिप के रूप में काम करेगा। इसका उपयोग कर्मियों को बचाने और निकालने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो इसमें फर्स्ट है रुद्राशास्त्र। तो जो राजस्थान का पोखरण है, इसमें हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन UAV रुद्राशास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। रुद्राशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL है। इसके द्वारा निर्मित एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विटोल UAV है। विटोल UAVs लंबवत रूप से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इससे रनवे की आवश्यकता वो समाप्त हो जाती है और आसानी से कठिन परिस्थितियों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। विशेषताएं, तो इसमें सटीक दिशा निर्देशित एंटी पर्सनल वॉरहेड्स लगे हैं, जिन्हें मध्यम ऊंचाई से छोड़ा जा सकता है। ये लाइव वीडियो भेज सकता है और स्वचालित मोड में लॉन्च स्थान पर वापस लौट सकता है। नेक्स्ट है भार्गव शास्त्र। तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र, इसका सफल पूर्वक परीक्षण किया है। भार्गवास्त्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक कम लागत वाली हाई किल एंटी ड्रोन प्रणाली है। इसे स्वयं ड्रोन से उसको निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 परत लेयर सुरक्षा प्रणाली है। लेयर 1 गैर निर्देशित माइक्रो रॉकेट्स 20 मीटर के भीतर स्वयं ड्रोन से उसको निष्क्रिय करने की क्षमता है। लेयर 2 में तो इस सटीक निशाने के लिए निर्देशित माइक्रो मिसाइल्स है। नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव। तो इसके बारे में जान लेते हैं। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो गौरव है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे
स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रक्षेपण के बाद ग्लाइड बम अत्यंत सटीक हाइब्रिड नेविगेशन प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जिसमें भारतीय नेविगेशन प्रणाली INS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS है। इसके डेटा का संयोजन किया जाता है। गौरव के बारे में तो वजन की बात करें तो 1000 किलोग्राम श्रेणी में आता है ये। रेंज की बात करें तो ये लगभग 100 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। तो हाल ही में जो रूस यूक्रेन संघर्ष है उसमें उपयोग किए गए फाइबर ऑप्टिक ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण ड्रोन युद्ध में गेम चेंजर के रूप में देखे जा रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। तो रेडियो लिंक के बजाय लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलों 20 किलोमीटर तक का उपयोग करके इनको संचालित होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में बहुत पतले कांच या प्लास्टिक के तार का उपयोग होता है। वे तेज गति, लंबी दूरी और समकालिक संचार को सक्षम कर सकते हैं। फाइबर केबल है वो एक समय में एक ही आवृत्ति पर केवल एक ही संचार को सक्षम करती है। रेडियो लिंक न होने का अर्थ है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW प्रणालियों द्वारा जाम या इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A इसके अंतर्गत निर्मित 2 मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के बारे में जान लेते हैं। तो ये शिवालिक श्रेणी जो प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट्स है, फ्रिगेट्स के फॉलो ऑन आगामी जो युद्धपोत है या ये जहाज हैं। भारत में कुल 7 फ्रिगेट्स का निर्माण मझगांव डॉक, मुंबई और GRSE कोलकाता द्वारा स्वदेशी प्रयासों से किया जा रहा है। इनका मुख्य प्रणोदन संयंत्र कंबाइंड डीजल और गैस CODOG कॉन्फ़िगरेशन है उस पर आधारित है, जिसमें एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन सम्मिलित है। नेक्स्ट है नेत्र MKII। तो केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS इंडिया कार्यक्रम है, इसके उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। इसे नेत्र MKII प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेत्र MKII प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो इसे एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। बात करें विशेषताओं की तो ये लंबी दूरी तक खतरों का पता लगाने और ट्रैक करने तथा उनकी निगरानी करने में सक्षम है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो खतरों पर नजर रखने की दिशा की क्षमता को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में, अल्टरनेटिव एनर्जी। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो परमाणु ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इसमें फर्स्ट है नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन। तो सबसे पहले नाभिक के विखंडन और जो नाभिक के संलयन इसके बीच हम तुलना देखेंगे। तो प्रक्रिया जो विखंडन है उसमें यह एक न्यूट्रॉन है, ये किसी भारी परमाणु से टकराता है तो वह परमाणु उत्तेजित होकर 2 छोटे परमाणु में टूट जाता है। साथ ही अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी निकलते हैं जो श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं संलयन की। तो जब 2 परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। ईंधन की बात करें तो विखंडन में कौन सा है, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि, और संलयन में तो सामान्यतः हाइड्रोजन H, इसके 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम D और ट्रिटियम T है। ऊर्जा उत्पादन तो विखंडन में क्या है, प्रति किलोग्राम जो ईंधन है उसे संलयन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और संलयन की बात करें तो प्रति किलोग्राम ईंधन से विखंडन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा आवश्यकता तो विखंडन में 2 परमाणुओं को तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात करें संलयन की तो संलयन प्राप्ति करने के लिए टोकामाक में प्लाज्मा को लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचाना आवश्यक होता है। प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग तो विखंडन में जो नाभिकीय विखंडन है इसकी तकनीक परिपक्व है और इसका सिद्ध रिकॉर्ड उपलब्ध है। संलयन में तो अभी ये प्रायोगिक चरण में है। अपशिष्ट तो विखंडन में क्या है,
इसमें अस्थिर नाभिक वाला अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिनमें से कुछ लाखों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहते हैं, जैसे आयोडीन, सीजियम और स्ट्रोंशियम, जेनॉन आदि। और संलयन की तो इसमें दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं बनता, मुख्यतः केवल हीलियम और न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक घटना तो जो विखंडन है ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं होता, इसके लिए रिएक्टरों की आवश्यकता होती है। बात करें संलयन की तो तारों में प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे सूर्य में। नोट देख लेते हैं तो नेट एनर्जी गेन NEG वाणिज्यिक संलयन ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जितनी ऊर्जा का उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है टोकामक रिएक्टर। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय संलयन परियोजना ITER है। इसने अपने केंद्रीय चुंबक प्रणाली को पूरा कर लिया है, जिसमें भारत ने कई प्रमुख घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं तो भारत ने क्रायोस्टेट का निर्माण किया है। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER है, उसके टोकामक रिएक्टर के कोर को ऊर्जा प्रदान करेगी। भारत ने क्रायोलाइनों का भी निर्माण किया है, जो तरल हीलियम को चुंबकों को ठंडा करने के लिए ले जाती हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER के बारे में जान लेते हैं। तो बात करें उद्देश्य की तो संलयन को एक प्रचुर, सुरक्षित और कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी व्यवहार्यता को दर्शाना। अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति फ्रांस में है। भारत की सदस्यता तो अहमदाबाद में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इस परियोजना में भाग लेने वाला भारत का अग्रणी संस्थान है। टोकामक रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है? संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कार्यप्रणाली तो इसमें संलयन प्लाज्मा बनाया जाता है और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा सीमित किया जाता है। प्लाज्मा ठोस, तरल और गैस की भांति पदार्थ की एक मूल अवस्था है। अन्य प्रमुख टोकामक रिएक्टर यूके में जॉइंट यूरोपियन टॉर्स जेड, चीन में एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट और दक्षिण कोरिया में कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च KSTAR और JT600SA तो जापान एवं यूरोप द्वारा जापान में बनाया एवं ये संचालित किए जाने वाला है। नाभिकीय संलयन और टोकामक अनुसंधान में भारत की गतिविधियां तो फर्स्ट है आदित्य, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च द्वारा ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित टोकामक है। आदित्य U टोकामक तो यह एक मध्यम आकार का एयर कोर टोकामक है। फिर स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक 1 SST1 तो यह एक मध्यम आकार का सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। नेक्स्ट है फास्ट ब्रीड रिएक्टर। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 500 MWE 2026 तक चालू हो जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति तो 2003 में सरकार ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी की स्थापना की थी। फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर की कार्यप्रणाली देख लेते हैं। तो इसमें ईंधन के तौर पर देश में उत्पादित यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड MOX है उसका, और कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन कोर के चारों ओर मौजूद यूरेनियम 238 का आवरण न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे और अधिक ईंधन का उत्पादन होगा, इसलिए इसे ब्रीडर कहा जाता है। अवस्थिति की बात करें तो ये तमिलनाडु के कलपक्कम में है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR का महत्व देख लेते हैं। तो तकनीकी उत्पत्ति रूस के बाद भारत है वो वाणिज्यिक तौर पर FBR का संचालन करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। थोरियम भंडार का उपयोग तो PFBR का संचालन भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। रूपांतरण द्वारा थोरियम से विखंडित U-233 233 बनेगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। सुरक्षा तो इसमें पैसिव सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जो आपात स्थिति में संयंत्र को तत्काल और सुरक्षित रूप से